सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। और आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड है। बीपीएससी में किस प्रकार से ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो संग्रह है हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे उससे हम आज चर्चा करेंगे और थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इजी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विच इज द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है जुपिटर, ऑप्शन सी है सैटर्न, ऑप्शन डी है सन। क्या होगा? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और सूर्य। इसमें सूर्य जो है वो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में आप देखें, सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा व प्रधान पिंड है जिसमें हमारे पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का एक बड़ा भाग निहित होता है। यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंडारण के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक गोला है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, तो आकाशीय पिंड जो है वो सूर्य है। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? नीफे, पृथ्वी के आंतरिक परत जो नीफे है उसके निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ऑप्शन ए है सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है बेसाल्ट और सिलिका, ऑप्शन डी है निकेल और फेरस। तो इसमें पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वो 3 परतों में विभक्त है जिसे सियाल, सीमा, नीफे के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपरी परत को कहते हैं सियाल और उसके मध्यवर्ती भाग को बोला जाता है सीमा और उसके सबसे आंतरिक परत को बोला जाता है नीफे। ठीक है, नीफे कहा जाता है। तो यही नीफे की बात हो रही है। सियाल जो है नाम से ही प्रतीत होता है, सी और याल से मिलकर के बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है और नीफे निकेल और फेरस से मिलकर के बना है। निकेल और फेरस, ठीक है। नी और फे को मिलाकर के नीफे नाम रखा गया है शॉर्ट में। तो इस प्रकार से कई अलग अलग विद्वान जो हैं अलग अलग नाम से पुकारते हैं। भूपरपटी, क्रोड और मेंटल के नाम से भी पुकारते हैं और सियाल, सीमा, नीफे के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्सप्लेनेशन में हम देख लेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया जा सकता है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जबकि क्रोड पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है जबकि बाहरी क्रोड है तरल अवस्था में। क्रोड बहुत भारी सामग्री से बना है जो ज्यादातर निकेल और लोहे से बना है, इसलिए इसे नीफे परत भी कहते हैं। मतलब निकेल और फेरस से मिलकर के बना है इसलिए इसे नीफे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत करी? ऑप्शन ए होल्म, ऑप्शन बी है WM डेविस, ऑप्शन सी है SW उल्ड्रिज, ऑप्शन डी है कोवर और नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या है? भौगोलिक अपरदन चक्र की जो संकल्पना है वो WM डेविस ने ही प्रस्तुत करी थी। इन्होंने ही बताया था कि पर्वतों के उत्थान के साथ अपरदन क्रिया प्रारंभ होती है। तो WM डेविस ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र अपरदन की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपरदन के प्रकृति द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल है। मतलब जैसे उत्थित भूखंड की बात हो रही है तो स्थल भाग में जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है, पर्वतों का निर्माण के पश्चात अपरदन क्रिया प्रारंभ होती है। मतलब हवाओं या नदियों के माध्यम से जो अपरदन क्रिया प्रारंभ होती है वही अपरदन
होते होते एक प्लेन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। आप इंडिया में ही सबसे पुराने पर्वत का उदाहरण ले ले, जो अरावली पर्वत है, वो भी एक तरह से कभी एक श्रेणी नुमा श्रृंखला जो है वो कभी हुआ करता था, इस प्रकार से हुआ करता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो वो प्लेन समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, और अरावली पर्वत अब इस प्रकार के श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्वत के उत्थान के साथ अपर्दन क्रिया प्रारंभ होती है। WM डेविस ने इसे प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1899 में। ये भी पूछा जाता है कि कब प्रस्तुत किया था, तो ये 1899 में प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? इन विच हेमिस्फेयर रोरिंग 40s, furious 50s and shrinking 60s are blowing? ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी है पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन डी है पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है बी, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चिखने वाली साठा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवने हैं। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में रुकावट के अभाव के कारण तीव्र गति से चलती हैं। इन पछुआ पवनों को 40 डिग्री अक्षांश के आसपास गरजता चालीसा तथा 60 डिग्री अक्षांश के पास चीखता साठा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर जो है बी है, दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सारगैसो सागर एक हिस्सा है। द सारगैसो सेन इज अ पार्ट ऑफ द। ऑप्शन ए है हिंद महासागर का, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर का, ऑप्शन सी है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन डी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। सारगैसो सागर किसका हिस्सा है? अब बताइए, इसका आंसर होगा सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र हैं। सारगैसो एक प्रकार की घास होती है जो जड़ विहीन होती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा जाता है। मतलब सारगैसम घास के नाम पे इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। और जो अटलांटिक महासागर है वो बिल्कुल इस आकृति में है और यहीं पे सारगैसो सागर पाया जाता है, जहाँ पे जो हवाएं हैं वो बिल्कुल स्थिर होती हैं, शांत होती हैं। यहाँ की जो जलधाराएं हैं वो भी विचलित नहीं होती, बिल्कुल स्थिर होती हैं सारगैसो सागर में। ठीक है, यहाँ पे सारगैसो घास के नाम पे सारगैसो सागर रखा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? What is the boundary line between Indian and China called? ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है डुरन रेखा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। सर हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे, इन्होंने ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था, जो भारत और चीन के बीच खींचा गया था, एक सीमा रेखा है। भारत मैकमोहन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है।
जबकि चीन इसे खारिज करता है। इसका निर्धारण 3 जुलाई 1914 को किया गया। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्यों? मॉनसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है यहाँ बहुत गर्मी होती है। ऑप्शन सी यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। ऑप्शन डी है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए वहां पे राजस्थान में कम वर्षा प्राप्त होती है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेंगे। राजस्थान में वर्षा कम होती है क्योंकि राजस्थान में मॉनसून सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा में प्रवेश करती है। यह अरावली पर्वतमाला के मॉनसून की समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती हैं और यहाँ अधिक गर्मी बनी रहती है। मतलब पर्वत श्रृंखला देखने को वहां नहीं मिलती है। हवाएं ऐसे चलेंगी तो यहाँ पे इससे टकरा करके ऊपर की तरफ उठेंगी, पर्वत से टकराते हुए ऊपर की तरफ उठेंगी और ऊपर जाके ठंडी होती हैं, तभी वो वर्षा कर पाती हैं, बादल का निर्माण होता है, वो बारिश कर पाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पाता वहाँ पे इन बाधाओं को उन्हें नहीं प्राप्त होता है जिसके कारण हवाएं जो हैं बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाती हैं और वो ठंडी नहीं हो पाती। इसलिए वर्षा बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है और इस प्रकार वहाँ लगातार गर्मी बनी रहती है। अब क्वेश्चन 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन इंडिया द प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। ऑप्शन 2 है द थीम फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 2022 इज बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। यहाँ पे फ्यूचर होगा, फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ऑप्शन 3 है द प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। क्वेश्चन के अगले कड़ी में देखेंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल एक और 3, केवल 2 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है डी 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 क्या है? भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, इसलिए सही है। ऑप्शन 2 वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य निर्माण करता है। ऑप्शन 3 बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो इस प्रकार 1, 2 एंड 3 सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लें। भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों की विलुप्त होती हुई प्रजातियों के संरक्षण से है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम सभी के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा, for which cultivation करेवाज are famous? ऑप्शन ए बनाना केला, ऑप्शन बी सैफरॉन केसर, ऑप्शन सी मैंगो आम, ऑप्शन डी ग्रेप्स अंगूर। नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी है करेवा सैफरॉन से संबंधित है।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देखेंगे। करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा में करेवा का शाब्दिक अर्थ उन्नत टेबल लैंड होता है। करेवा मृदा में समतल शीर्ष वाले टीले हैं जो कश्मीर घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वे स्तनपायी जीवाश्मों और कुछ स्थानों पर पीठ द्वारा प्रतिष्ठित है। करेवा के निक्षेपों में रेत, गाद मिट्टी, रोल मिट्टी इत्यादि पाए जाते हैं। यह घाटी कृषि और बागवानी फसलों के लिए काफी लोकप्रिय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जो हमारा अंतिम प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए है केरल। केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देखेंगे। भारत के केरल राज्य में थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कुल मिला के 10 क्वेश्चन को देखे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, और इनसे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको ध्यान से देखते जाना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, आपको ज्योग्राफी से इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको हर एक चीज़, हर एक पार्ट को ध्यान से देखना है। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।